बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी को किस तरह से मेजर किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। फ्रीक्वेंसी देखें कि हमारे पास कोई भी अगर कोई डाटा अवेलेबल है और उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ये वैल्यूज़ उस डाटा टेबल के अंदर या उस डाटा के अंदर कितनी मरतबा रिपीट हुई हैं। तो ये जो रेपिटेशन वाला मामला होता है, या जो जितनी मरतबा ये रिपीट हुई है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू से मुराद ये है कि हमारे पास गिवन डाटा है और उसमें से हमें एक वैल्यू दी गई है कि इस एक वैल्यू को बताएं कि कितनी मरतबा इस डाटा में इसको रिपीट किया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इज, अब क्या है वो चीज़, द नंबर ऑफ टाइम्स द वैल्यू अकर इन डाटा, कि जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके अंदर ये जो वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू, ये कितने टाइम जो है उसका मौजूद रही है, कितने टाइम में मौजूद है। ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह से मैंने कलर कोडिंग करके भी आपको बता दिया है कि हम देखते हैं, हमें बताया गया है कि पार्टिकुलर वैल्यू हमारे पास एक रखी गई है कि आप बताएं कि गिवन डाटा में से 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो 1 आप देख लें, कलर कोडिंग मैंने दी है, इसको रेड कलर में है। 1 यहाँ पे 3 मरतबा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। इसी तरह 2 को अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पर 2 मरतबा आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है दो मरतबा आया हुआ है, 1 और 2 इस बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी। इसी तरह हम 3 की बात करते हैं, तो 3 हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि ये जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 5 टाइम इसकी जो नंबर ऑफ टाइम है वो कितना है, वो 5 है। इसी तरह अब 5 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इसमें 5 हमारे पास सिर्फ 1 टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम अवेलेबल है। ठीक है। तो ये 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह मैं एग्जांपल 2 में देख लेता हूँ। हमें कहा जाता है कि 2 की फ्रीक्वेंसी गिवन डाटा में से बताएं। तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 2 3, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, 3 टाइम बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह हमारे पास वो कहता है कि 4 नंबर का जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या है, तो 4 हमारे पास सिर्फ 1 टाइम यहाँ पे इसमें अवेलेबल है, 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह 3 की अगर हम बात करें तो 3 हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 मरतबा रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स इसके कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। ठीक है। इसी तरह 5 की वो कहता है कि हमें 5 नंबर की जो है फ्रीक्वेंसी बताएं, तो ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, तो 1 टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह 6 की बात करता है, 6 हमारे पास 2 टाइम्स यहाँ पे है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है। इसी तरह 8 की बात करते हैं, 8 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 टाइम होगी। ठीक है। इस तरह 7 1 टाइम है और 1 जो है वो भी 1 टाइम है। तो नीचे एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, इस एग्जांपल को आप हल करके मुझे कमेंट में इसका जवाब लाजमी दें। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। अगर हमारे पास कोई डाटा आता है, कोई डाटा हम कलेक्ट करते हैं और हमें बताया जाता है कि इसकी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं। देखें, जब भी हम कोई अपना डाटा रिकॉर्ड करते हैं, वो कहीं से भी जाके लेते हैं, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी फील्ड से जाके हम जो है अपना डाटा लेते हैं, तो वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है, वो एक अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है। तो रॉ फॉर्म में जो हम डाटा लेते हैं, रॉ फॉर्म डाटा जो है वो हमारे पास किसी काम का नहीं होता है, उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि हमारा जवाब जो होगा, जो चीज़ हम हासिल करना चाहेंगे, वो जब तक हम उसको कोई स्पेसिफिक टेबुलर फॉर्म के अंदर क्लासीफाई नहीं करेंगे, तब तक हम उसको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी जो है डेफिनेशन क्या होगी, अ क्लासिफिकेशन शोइंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, कि क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहा है और उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज़ को साइड बाय साइड शो कर रहा है, तो इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है उस वैल्यू की। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक टेबल देता हूं जिसमें हमारे पास 48 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 48 स्टूडेंट्स की हमारे पास एक क्लास है, उस क्लास में से हमने 48 स्टूडेंट्स लिए और उन 48 स्टूडेंट्स की हमने हाइट ली है कि
हमारे पास ये 48 स्टूडेंट हैं और इनकी हाइट सेंटीमीटर में इतनी आ रही है। तो ये अब आपके पास जो है अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, ये एक रॉ डाटा है। तो जब हम इसमें से हमें कोई बोलता है कि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू देकर कि इस हाइट की जो है कितने स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, सिमिलर स्टूडेंट्स कितने हैं इस हाइट के, तो इससे में ढूंढना हमें मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मेथड होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास टेबल 2.1 है, 48 स्टूडेंट्स हैं, तो डाटा प्रेजेंटेड इन अबव टेबल आर रॉ डाटा। अब ये जो डाटा में रॉ डाटा दिया गया है, ठीक है। अब इस किस्म के टेबल के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई चाहता है, अगर कोई हमें बोलता है, हमें कोई क्वेश्चन करता है कि सिमिलर हाइट के लाइक 105 के जो है सिमिलर हाइट के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा ये कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, तो टाइम वेस्ट होगा और डिफ़िकल्ट भी हमारे लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को इजी बनाने के लिए हम अपने डाटा को या असेंडिंग ऑर्डर में तब्दील कर देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में तब्दील कर देते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो ख़ास तरतीब में आ जाती हैं और फिर उनमें से हम जो चीज़ हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है, वो हम इजीली वहाँ से निकाल लेते हैं। लाइक ये टेबल हमारे पास 2.1 है। मैं अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप समझ लें कि असेंडिंग ऑर्डर क्या चीज़ होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चीज़ होता है। इसी चीज़ को हम जो है अपने टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है अब 48 स्टूडेंट्स का। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले आप अपने टेबल में देखें जो आपको रॉ डाटा दिया गया है, किसकी जो है लोएस्ट वैल्यू क्या है, वो 100 है। हाईएस्ट कौन सा स्टूडेंट है, 122 का है। तो ये आपने देख लिया है। अब आपने इसको जो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ से देखते जाना है, ठीक है। अपने इस डाटा से देखते जाना है कि 100 के बाद कौन सा रिपीट हो रहा है, ठीक है। 102 है, फिर उसके बाद 103 है, 104 है, 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 10 फिर 14 15। तो ये आप उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो है इसको ले आए, ठीक है। उसके बाद अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बतानी, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किस तरह से अब कितने कितने बच्चे जो है ये हमारे पास मौजूद हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं सबसे पहले 100 को देख लेता हूँ। 100 यहाँ पर हमारे पास यहाँ दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद हमारे पास 12 नंबर पे है, ये 2 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है 35 नंबर पे, ये 3 मरतबा हो गया। और उसके बाद हमारे पास है ये 40 नंबर पे, यानी कि 4 मरतबा हमारे पास 100 रिपीट हो रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, वो 4 होंगे। यानी कि अगर हमें बताया जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताएं जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, वो कितने स्टूडेंट्स, सिमिलर स्टूडेंट्स कितने हैं सिमिलर हाइट के, तो हम बताएंगे कि इजीली बता सकते हैं कि हमने जो है इसको हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं 102 की बात करता हूँ। तो 102 एक हमारे पास 9 नंबर पे है और दूसरा जो हमारे पास 28 नंबर पे है। तो ये कुल मिला के हमारे पास कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बता देंगे, 2 बता देंगे। इसी तरह 103 104 से लेकर 122 तक आपने इसको जो है तरतीब दे देनी है। और उसके बाद जब आपके पास डाटा में से कोई भी पूछता है तो आप इजीली फ़ौरन इस टेबल को देखकर बता सकते हैं कि 105 वाले हमारे पास 3 हैं, 117 वाले हमारे पास 2 हैं, 122 वाले 5 हैं, 108 वाला 1 है। और इसी तरह से जो है आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस तरह आपको डाटा चाहिए, जिस तरह आपको जो है आसानी लगे, आप उसकी तरतीब से इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है हाइट्स, इनको वेरिएट्स बोला जाता है। हाइट्स जो है हमारे पास टेबल के अंदर, इसकी जो हाइट है इसको वेरिएट्स कहा जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हु बिलोंग टू पार्टिकुलर हाइट। अब 100 है तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएट्स है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हैं, इस वेरिएट के क्या चीज़ हैं, पार्टिकुलर वेरिएट के क्या हैं, पार्टिकुलर हाइट के क्या हैं, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमारे पास Thus frequency is the number of times a variate has been repeated। तो frequency सिंपल लफ्जों में क्या है, frequency का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो वेरिएट्स है, ये जो हाइट है, ये कितने टाइम रिपीट हो रही है, ठीक है, कितने टाइम ये रिपीट हो रही है। 100 है तो ये 4 स्टूडेंट्स की जो है ये रिपीट हो रही है, 4 स्टूडेंट्स के लिए 4 टाइम्स ये रिपीट हो रही है। मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी वेरिएट्स क्या है, वो सेम है। तो इस लिहाज से हमारे पास फिर डाटा 2 तरह का हो जाता है, एक होता है डिस्क्रीट डाटा, एक होता है कंटिन्यूस डाटा। तो हम जो है फ्रीक्वेंसी टेबल को, जो हमने ये फ्रीक्वेंसी टेबल लिया हुआ है, इसको हम जो है डिस्क्रीट में भी पढ़ते हैं और कंटिन्यूस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को आज हम जो है डिस्क्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को भी पढ़ लेते हैं। और नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा कंटिन्यूस डाटा।
तो सबसे पहले हम स्टेप जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के तीन स्टेप्स हैं और वो कौन कौन से। सबसे पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डाटा की ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसको हम अपने एक कॉलम में वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल के कॉलम में हम उसको लिख लेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जितनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए उन फ्रीक्वेंसी को, उन वैल्यूज़ को आपने नोट कर लेना है कि ये 100 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, आपने टैली मार्क्स लगा देने हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जिस तरह मैं 103 की बात करता हूँ जिसमें 5 मरतबा रिपीट हुई है, तो हम 4 टैली मार्क्स लगा के उनके दरमियान में एक लाइन लगा देंगे, ये 5 होगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या करना होगा, फिर हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम को जो है टैली मार्क्स लगा के उसको कंप्लीट कर देना है और आगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वगैरह लिख देने हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूअस डाटा को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।